वीज़ा रिजेक्ट हो गया, वीज़ा ऑफिसर नॉट सेटिस्फाइड, इनसफिशिएंट फंड्स, डिस्क्रिपेंसीज इन योर डॉक्यूमेंट्स, अगेन वीज़ा रिजेक्टेड। कनाडा की वीज़ा रिजेक्शंस देख देख के आप सभी लोग परेशान हो चुके होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, आपका कनाडा का वीज़ा रिजेक्ट होता है और बार बार रिजेक्ट होता है। इसके पीछे क्या रीज़न्स होती हैं, आज की वीडियो टोटली इसी टॉपिक पे है। अगर आप उन चीज़ों को फुलफ़िल करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स में कवर करने की कोशिश करते हैं, तो आपको वीज़ा मिल सकता है कनाडा का। तो जो लोग अभी वीज़ा अप्लाई करना जा रहे हैं, अभी प्लान कर रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगी, क्योंकि आप इन चीज़ों को कवर कर सकेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स में। और जो लोग अपना वीज़ा ऑलरेडी रिजेक्ट करवा चुके हैं, किसी का एक बार रिजेक्ट हुआ है, किसी का 2 बार, किसी का 3 बार, ऐसे भी बहुत से हमारे शेर जवान हैं जिनके 5-5 बार कनाडा के वीज़े रिजेक्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कनाडा आना तो ड्रीम है सबका। तो इसलिए आज की वीडियो सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि फ्रेशर्स हैं या जो ऑलरेडी रिजेक्टेड वीज़ाज़ के साथ रीअप्लाई करना चाहते हैं अपना कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले और बेसिक पॉइंट से, आपका वीज़ा क्यों रिजेक्ट होता है। जब आप अपना पासपोर्ट वापस लेने जाते हैं, आपको एक रिजेक्शन लेटर दिया जाता है, तो उसमें वीज़ा ऑफिसर ये मेंशन करता है कि हमें ये नहीं लगता कि आप कनाडा जाके अपना टूर कंप्लीट करके जो टाइम आपने बताया है उस टाइम पे आप कनाडा छोड़ के वापस अपने होम कंट्री आ जाएंगे। अब आप उसको बोल के तो फ्रेंड समझा नहीं सकते, समझाना आपने अपने डॉक्यूमेंट से है। तो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंस रखते हैं कि आप वीज़ा ऑफिसर को ये समझा सकें कि भाई मैं वापस आ जाऊँगा, मैं वहाँ पे परमानेंट नहीं रुकने वाला। इसमें सबसे पहले तो आ जाती है आपकी बैंक स्टेटमेंट, जिसके बारे में एक डाउट मैं क्लियर कर दूं। बहुत से लोगों की ये सोच होती है कि शायद हम बहुत बड़ी स्टेटमेंट लगाएंगे तो हमें वीज़ा मिलेगा, छोटी स्टेटमेंट पे वीज़ा नहीं मिलेगा। फ्रेंड, करोड़ों की स्टेटमेंट वाले लोगों के भी वीज़ा रिजेक्ट होते हैं। और अभी रिसेंटली हमारे एक जानने वाले को पाकिस्तान से कनाडा का वीज़ा मिला 4.5 लाख रुपए की स्टेटमेंट पे। आप बिलीव नहीं करेंगे फ्रेंड्स कि 4.5 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, इतने का तो सिर्फ आपको टिकट मिलता है कनाडा का, लेकिन उनको 4.5 लाख की स्टेटमेंट पे भी वीज़ा मिला। अब इसके पीछे की वजह को समझना है फ्रेंड। अब वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज आपको देने वाला हूँ। तो इसके पीछे जो मेन रीज़न है फ्रेंड्स, वो है आपके डॉक्यूमेंट्स का आपस में रिलेट करना। आपने जो अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाई है, क्या वो आपकी सैलरी या आपकी इनकम के साथ रिलेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी सैलरी शो की है 1,20,000 रुपये और आपकी बैंक स्टेटमेंट है 75 लाख रुपए की, और अपनी जॉब के बारे में आप बता रहे हैं कि आप पिछले 3 साल से ये जॉब कर रहे हैं जिसमें आपको 1,20,000 की सैलरी मिल रही है। तो 1,20,000 की सैलरी 3 साल से लेते हुए आपके अकाउंट में 75 लाख रुपए तो सेव नहीं हो सकते। मीन्स ये पहला रेड डॉट है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन पे। एक डाउट आ गया कि ये बाकी के पैसे आपने कैसे शो किए हैं, बाकी जो पैसे हैं वो पैसे आपके पास कहाँ से आए। अगर आप अपने कवर लेटर में लिखते हैं कि मेरी कोई प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी लगा रहे हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी मुझे रेंट देती है, महीने का 50,000 रुपया रेंट आता है, लेकिन रेंटल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अगर है तो वो कितना पुराना है ये भी मैटर करता है कि कितने टाइम से आपको उस प्रॉपर्टी से पैसे आ रहे हैं। उसके बाद ये भी देखा जाता है कि उस प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस पे आपने कितना खर्च किया होगा इतने सालों में। मीन्स कितनी सेविंग हुई है आपको उस प्रॉपर्टी के रेंट की तरफ से। ये तो एक चीज़ होगी कि आपकी सैलरी और आपकी बैंक स्टेटमेंट ये आपस में कितना मैच करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आपने अपने FBR के डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं, और बहुत से लोग, पाकिस्तान का तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि अपनी इनकम बहुत कम शो करते हैं ताकि उनको टैक्स ना देना पड़े। तो जब आपकी टैक्स रिटर्न में ज़्यादा इनकम नहीं शो हो रही, लेकिन बैंक अकाउंट में और आपकी सैलरी स्लिप्स जो हैं वो बहुत बड़े पैसे शो कर रही हैं, तो सेकंड रेड डॉट आ गया आपकी वीज़ा एप्लीकेशन पे। और ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जो मेजॉरिटी ऑफ द एप्लीकेंट्स करते हैं। 2 रेड डॉट मतलब वीज़ा ऑफिसर एट द स्पॉट आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देगा। तो नंबर 1 के आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जो तैयार कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आप अपने टैक्स के डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए। जो अदर सोर्स ऑफ इनकम्स हैं उनको बहुत क्लियरली डिफाइन कीजिए अपने कवर लेटर में, और साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी लगाइए जो कि प्रूव करें आपकी अदर इनकम। अब बात करते हैं उन लोगों की जो सेल्फ एम्प्लॉयड शो करते हैं, खुद को अपना बिजनेस करते हैं। आप लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल है वीज़ा लेना बनिस्बत सैलरीड पर्सन के, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग एक मिस्टेक करते हैं कि अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लगा देते हैं जबकि वो बिज़नेस ओनर हैं। तो जो जेन्युइन बिजनेस कर रहे होते हैं उनका बैंक अकाउंट भी कंपनी के नाम पे होता है। तो
तो कंपनी अकाउंट बनाइए, अगर आपके पास कंपनी का अकाउंट नहीं है तो उसको ओपन कीजिए और उसकी स्टेटमेंट तैयार कीजिए। एटलीस्ट 6 महीने की स्टेटमेंट आप लगाएं कनाडा की वीज़ा एप्लीकेशन के साथ, और 6 महीने में जो पैसे आपके क्रेडिट और डेबिट हो रहे हैं आपके बैंक अकाउंट में, बैंक स्टेटमेंट शो कर रही है, उस टोटल क्रेडिट और टोटल डेबिट से रिलेटेड अपने टैक्स के डॉक्यूमेंट्स आपने शो करने हैं। अगर ये आपस में मैच नहीं करेंगे फ्रेंड्स तो फिर एक बहुत बड़ा नो होगा आप लोगों के लिए। और सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर बिजनेस ओनर्स, कि जब आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं तो आपकी लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपकी क्या स्टेटस है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि वेरीफाई नहीं किए जा सकते, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो कि कैनेडियन एम्बेसी आसानी से वेरीफाई कर सकती है, जिनमें आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स और आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डॉक्यूमेंट्स। आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स जाइए, उनकी फ़ीस पे कीजिए और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप लीजिए। उसका एक और भी एडवांटेज ये है फ्रेंड्स कि जब आप वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपको एक लेटर देता है एम्बेसी के नाम पे। किसी भी चैम्बर में आप चले जाएं, आप लाहौर में हैं, इस्लामाबाद, पेशावर, कराची, मुल्तान या इंडिया में किसी भी स्टेट और सिटी में रहते हैं, लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमेशा एक लेटर इशू करती है आपको, अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। उस लेटर की ऑफ कोर्स फ़ीस होती है। पाकिस्तान में ये फ़ीस पहले 1000 रुपया हुआ करती थी, अब 2000-3000 हो चुकी होगी, लेकिन वो फ़ीस पे करके आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स से एक लेटर मिलता है एम्बेसी के नाम पे, जो कि वेरीफाई करता है कि आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं, मींस आप एक रिप्यूटेबल बिजनेस रन कर रहे हैं अपने सिटी में। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का डॉक्यूमेंट आपके बिजनेस के ऊपर एक ऑथेंटिसिटी की स्टैंप लगा देता है कि आप एक जेन्युइन बिजनेसमैन हैं, और आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो भी आपके बिजनेस को सपोर्ट कर रही है, तो आपको वीज़ा मिलना बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी वीज़ा रिजेक्शन की वजह बनती है वो है आपका रीज़न फॉर ट्रैवल। आप एक टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आज तक आपने पहले कभी ना ट्रैवल किया है ना टूरिज्म किया है, तो आपको कैसे शौक आ गया कि आप डायरेक्ट कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा लेना चाहते हैं और कनाडा घूमना चाहते हैं। तो ये भी एक और रेड डॉट है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन पे। तो इसके लिए फ्रेंड्स दो चीज़ें हैं, बस ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते कि अभी हम 5-6 मुल्क कैसे घूमेंगे, 15-20 लाख रुपया खर्च करेंगे ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए, पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप अपना पैशन फॉर टूरिज़्म शो कीजिए अपने कवर लेटर में, कि क्यों आप कनाडा ही जाना चाहते हैं। वो इतनी स्ट्रॉन्ग रीज़न आपके पास होनी चाहिए, अपने कवर लेटर में मेंशन कीजिए कि कनाडा जाना और कनाडा का टूरिज़्म आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। आप कभी दुबई, थाईलैंड, मलेशिया इस तरह के कंट्रीज़ में आपने टूरिज़्म नहीं किया। पैशन फॉर टूरिज़्म बहुत मैटर करता है, क्योंकि गोरे लोगों की सोच हमारे जैसी नहीं होती। वो इस चीज़ को समझते भी हैं और मानते भी हैं कि पैशन आपको कुछ भी करने पे मजबूर कर देता है। अगर आप टूरिज़्म एंथुसियास्ट हैं, आपके अंदर पैशन है टूरिज़्म का और कनाडा घूमने के लिए जाना चाहते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर हैं, सभी चीज़ें आपस में मैच करती हैं, तो आपके लिए वीज़ा मिलना कोई मुश्किल नहीं होता। योर रीज़न टू ट्रैवल बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब एक और ऐसी मिस्टेक जो बहुत से लोग करते हैं और उस मिस्टेक की वजह से 100% वीज़ा रिजेक्ट होते हैं। आपकी वीज़ा एप्लीकेशन में एक क्वेश्चन होता है कि क्या आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर या रिलेटिव कनाडा में ऑलरेडी रहता है या नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर येस और नो में कर देना बहुत सिंपल होता है, लेकिन इसके पीछे की रीज़न को समझिए फ्रेंड्स। अगर आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर रिलेटिव है कनाडा में, लेकिन आपको इनविटेशन लेटर किसी ने नहीं दिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा नो करेंगे, क्योंकि अगर कोई आपका जानने वाला है कनाडा में, रिश्तेदार है, दोस्त है, और उसने आपको इनविटेशन लेटर भी नहीं दिया, तो ये अगेन एक और रेड डॉट है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन पे। अगर उसने आपको इनविटेशन लेटर दिया है लेकिन उसमें वो गारंटी नहीं लेता कि आप अपने टाइम पीरियड में वापस चले जाएंगे, तो ये एक और रेड डॉट है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन पे। रिसेंटली एक ऐसा भी रिजेक्शन लेटर देखा जिसमें ये मेंशन किया गया था कैनेडियन एम्बेसी की तरफ से, जो भी आपके जानने वाले कनाडा में हैं वो आपको कनाडा में सेटल होने का मशवरा देंगे और वापस जाने से रोकेंगे, इसलिए हम आपका वीज़ा रिजेक्ट करते हैं। तो ऐसे इनविटेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा वो आपके लिए नुकसानदेह है, आपकी वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, आपके पैसे भी बर्बाद होंगे। तो फ्रेंड ये रेड डॉट्स हमेशा माइंड में रखिए और इन चीज़ों को समझिए अपनी वीज़ा फाइल तैयार करते हुए, अपने डॉक्यूमेंट्स बनाते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखिए, तो ज़रूर आपको कनाडा का वीज़ा मिल जाता है। आपको कोई करोड़ों की बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती, छोटी बैंक स्टेटमेंट हो, थोड़ी आपकी इनकम है, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स इन प्रॉपर ऑर्डर हैं, तो कनाडा का वीज़ा मिलना कोई बड़ी चीज़ नहीं है।
मैंने कोशिश की है फ्रेंड्स कि ऑनेस्टली आपके साथ वो सभी रीज़न्स शेयर करूं जिनकी बेस पे वीज़ाज आजकल रिजेक्ट होते हैं कनाडा के। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।